We do not want war. If you want war, we accept your offer unhesitatingly. We will either have a divided India or a destroyed India. ये वो झंडा है जिसकी हुकूमत तले सूरज कभी नहीं डूबा करता था, पर इतिहास से बड़ा कद न किसी हुकूमत का हुआ है और ना ही किसी शहंशाह का। पन्नों में वर्षों का हिसाब सिमट जाता है और मीलों तक असर रखने वाली शख्सियतें गजों में दफन हो जाती हैं। हिंदुस्तान के इतिहास ने भी ऐसे ही कद्दावर नेता देखे जिनका असर आम लोगों के सर चढ़कर बोलता था। मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें इतिहास कभी भुला नहीं सकता। 16 अगस्त 1946 हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास की एक ऐसी ही तारीख है जिसने बंटवारे की हकीकत पर मुहर लगा दी। 16 अगस्त 1946 कलकत्ता। हैरिसन रोड के नुक्कड़ पर रोज की तरह नंदलाल बीती रात लोगों के जहन में क्या सुलगा, इससे अनजान भट्टी सुलगा रहा था। सड़क पर सन्नाटा, यहां तक कि ट्रामे भी खाली। नंदलाल की सोच किसी नतीजे पर पहुंचती तब तक हथियार बंद लोगों से भरी एक लॉरी ने हैप्पी होम के बगल वाली फर्नीचर की दुकान को तहस नहस कर डाला। नंदलाल अपने परिवार सहित एक कमरे में दुबक गया। उसे इस बात का इल्म न था कि अगले 4 दिनों तक यही कमरा उसकी दुनिया होगी। कलकत्ता की तमाम सड़कों पर बंद दरवाजों के पीछे न जाने कितने नंदलाल अमन के लौटने का इंतजार कर रहे थे। खुशनसीब था नंदलाल, क्योंकि जो दरवाजों के पीछे न थे या तो उनकी लाशें सड़कों पर पड़ी थी या उनकी गिनती घायलों में हो चुकी थी। हिंदू मुसलमान अंग्रेजों से लड़ते लड़ते आपस में लड़ चुके थे। गांधी जी का इन्फ्लुएंस कांग्रेस पे कम होता चला जा रहा था। जिन्ना साहब के हाथ में कंट्रोल नहीं रहा था, राइट्स हो रहे थे। दिलों में पड़ी दरार खाई बन चुकी थी, जिसकी गहराई लाश दर लाश बढ़ती ही जा रही थी। कलकत्ता में जो हिंदुओं के साथ हुआ, वैसा ही कुछ बिहार में मुसलमानों के साथ। कलकत्ता की भट्टी से निकली आग ने पूरे हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। The difficulty of Direct Action Day was that it was the Great Calcutta Killing was so devastating that somehow, almost from then onwards, you couldn't sort of forgive and forget. मौत जो भी शक्ल लेकर आए दर्दनाक होती है, लेकिन मौत का ऐसा तांडव, टुकड़ों में कटे जिस्म, चीखती चिल्लाती रूह, मारने वाले को मरने वाले का और मरने वाले को अपने कसूर का इल्म नहीं। पूर्वी हिंदुस्तान के शहर कलकत्ता ने 16 अगस्त 1946 को एक ऐसी वहशत भरी वारदात को इतिहास का हिस्सा बना दिया। 6000 से ज्यादा लोगों की मौत, 20,000 से ज्यादा घायल। वो कौन सी वजह थी जिसने इंसान को इंसान के खून का प्यासा बना दिया? सियासत। जुलाई 1946, कलकत्ता के दंगों से 20 दिन पहले। जगह बंबई। अब तक हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत के पैर उखड़ने शुरू हो चुके थे। जिन्ना ने बंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खास खबर की उम्मीद में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों का हुजूम उनके घर पहुंचा। इसी जत्थे में शामिल थी
लाइफ मैगजीन की संवाददाता मार्गरेट बुर्के वाइट। उन्होंने अपनी किताब हाफ वे टू फ्रीडम में लिखा है, हालांकि हम उनके पास बैठे थे, फिर भी उन्हें सुनने के लिए हमारी सांसें रुकी थी। जिन्ना कांग्रेस के ऊपर जमकर बरसे। उन्होंने अंग्रेजों के सत्ता स्थानांतरण के सभी मसौदों को ठुकरा दिया। उन्हें शायद पता था कि अंग्रेजी सरकार के साथ संबंध खत्म होने को हैं और अब वो अपनी विरोधी पार्टी के ऊपर प्रहार करने को स्वतंत्र हैं। अगले दिन जिन्ना के सुर ही नहीं, पोशाक भी बदली हुई थी। अंग्रेजी सूट की जगह अचकन, चूड़ीदार और टोपी ने ले ली थी। अब वो पत्रकारों को नहीं, आवाम को संबोधित करने निकले थे। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन का दिन होगा, जिन्ना ने घोषणा कर दी थी। मंच से उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। वहां सभा में मौजूद मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने हवा में टोपियां उछालकर अपने नेता की कही बात पर रजामंदी की मुहर लगा दी। I am also going to make trouble. If you want peace, we do not want war. If you want war, we accept your offer unhesitatingly. We will either have a divided India or a destroyed India. मार्गरेट ने जो देखा, क्या वही जिन्ना का असली चेहरा था? Direct Action Day, when finally the Muslim League withdrew from the cabinet mission plan and called the Direct Action Day, that really put the fear in the British civil servants and indeed in the Viceroy Lord Wavell that this is going to get out of control and we can't handle it. कायद आज़म की कोई बात मानी नहीं जा रही थी और जिस बात को वो मान लेते थे कांग्रेस को रद्द कर देती थी। और उसके बाद ये कि ऐसा मालूम होता था कि अगर मुस्लिम लीग ने कुछ अपना असर न दिखाया तो कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट मिलके कोई फैसला कर लेंगे और मुस्लिम लीग मुंह देखती रह जाएगी। मैं तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो है उनकी सक्सेस की कांग्रेस पे डालता हूँ कि कांग्रेस बीइंग ए बड़ी बिगर पार्टी failed to understand the psychology of the Muslims and failed to come to an agreement with them. And Jinnah exploited that position for that very well. ये बिल्कुल गलत है। सन 42 में कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया कि हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा इंडिपेंडेंस के बाद अगर सेपरेट होना चाहेगा तो हो सकता है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो। लेकिन वो फिर फैसला मासिस करेंगे इंडिपेंडेंस के बाद, वो अंग्रेज नहीं करेंगे। जिन्ना साहब कुड नॉट फेस द मासिस आफ्टर इंडिपेंडेंस। कोई हाउ वुड ही कन्विंस द मुस्लिम्स ऑफ यूपी कि तुम यहाँ रहो, हम पाकिस्तान बना के पंजाब में जाएंगे। जितने मुसलमान थे यूपी के, बिहार के, जो सबसे आगे थे पाकिस्तान मूवमेंट में, उन्होंने तो जिन्ना साहब को एक मिनट में छोड़ देना था। तो उनके सामने तो ये रखा, उन्होंने रेस किया कई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ने कि जब आपको पाकिस्तान बनेगा तो हैदराबाद वालों को क्या बनेगा, आंध्रा वालों का, यूपी वालों का, बिहार वालों का, मध्य प्रदेश का, बम्बई का। इन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि हम अगर कुछ ज्यादा हुआ तो एक पॉपुलेशन एक्सचेंज कर लेंगे। इतिहास पुरुषों की जिंदगी से एक पन्ना निकाल कर उनके बारे में सोच बना लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी। असली जिन्ना की तलाश में इसलिए हमने पलटे इतिहास के कुछ पन्ने। गांधी ने भारत के आवाम की नब्ज पकड़ ली थी। राष्ट्रीय आंदोलन में एक मूलभूत परिवर्तन आया। लड़ाई सरकार चलाने वालों और सरकार चलाना चाहने वालों की नहीं रह गई थी। अब लड़ाई थी सरकार की आवाम से। शतरंज भी एक अजीब खेल है। इसमें अगर आप जीतना ना चाहें तो हारना बड़ा मुश्किल है, और इसे कहते हैं द एंड गेम। इस सारे खेल में अंग्रेजों ने शतरंज की आखिरी बिसात बिछा दी थी और मोहरे थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस।
जिन्ना ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान से कम उसे कुछ भी मंजूर नहीं है, और कांग्रेस अब हर कीमत पर आजादी चाहती थी। Politics is a game of chess. My people have asked me to play the game for them. But they want that every move that I take, I should explain the reason therefore. How can that be feasible? Please ask the nation to have confidence in me and let me make such moves as may be expedient. If they do not have confidence in me, it is open to them to have another person to play the chess for them. हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में एंड गेम की शुरुआत 1940 के आसपास हो गई थी। अंग्रेजों का हिंदुस्तान छोड़ना तय होता जा रहा था। एक बार फिर सांप सीढ़ी का खेल शुरू हो चुका था। सांप्रदायिक राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जिन्ना शिखर पर जा पहुंचे थे। सांप्रदायिकता का सांप पूरे हिंदुस्तान को डस रहा था। मुसलमानों का एक तबका जिन्ना को नेता मान चुका था। आवाम की ताकत और हिस्सेदारी जिन्ना की समझ में आ चुकी थी। गांधी की तमाम कोशिशों के बावजूद दूरियां बढ़ती चली गईं। कांग्रेस आजादी जल्दी पा लेना चाहती थी और जिन्ना पाकिस्तान। जब वो वापस आए तो इलेक्शन में हिस्सा लिया, सन 36 के इलेक्शन में। उस इलेक्शन में मुस्लिम लीग को 13% सीटें मिली सारी स्टेट्स में, और 2% वोट मिले, 2 या 3%। तो साफ ज़ाहिर था कि जो उनके पॉलिटिक्स उसमें जान अब नहीं रही है। तब 37 से उन्होंने फैसला किया कि या तो पॉलिटिक्स जैसे फैसला किया छोड़ दे या कुछ आगे बढ़े। तो कम्युनलिज्म का मैं समझता हूँ खास बात यह है, इनकी नहीं है, हिंदू कम्युनलिस्ट हो चाहे सिख कम्युनलिस्ट हो, अगर उनका मॉडरेट डिमांड मान ली जाए तो फिर उनको एक्सट्रीमिस्ट बनना पड़ता है। गांधी जी की और जिन्ना की जो पॉलिटिक्स थी, राजनीति में जो बुनियादी अंतर था वो यही था कि गांधी जो है वो आम लोगों के लीडर थे। जिन्ना जो है वो आम लोगों के लीडर बन गए, और वो इसलिए बने कि उन्होंने धर्म बेस्ड राजनीति को 1940 से शुरू किया। अगर वो धर्म बेस्ड राजनीति न चलाते तो जिन्ना शायद मुसलमानों के कायदे आज़म ना होते। 1937 में जब कांग्रेस हुकूमत कायम हुई और आपस में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अंदर इख्तिलाफात बढ़े, तो फिर 1938 में कराची में पहली मर्तबा उन्होंने अलल ऐलान कहा कि अब दोनों का एक साथ रहना मुश्किल है, और मुसलमानों को उन इलाकों में जहाँ उनकी अक्सरियत है हुकूमत का हक हासिल होना चाहिए और एक अलहदा मुमलिकत कायम होना चाहिए। तो और फिर 1940 मार्च के अंदर लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहते हैं। 36 तक तो वो एक इंटरनल इकॉनमी चाहते थे मुस्लिम मेजॉरिटी सूबों के लिए। उसके बाद जब डिसोल्यूशन हुए थे 40 में उन्होंने उसको वो शक्ल दी, लेकिन बड़े केयरफुली वर्डेड। If you want peace, we do not want war. If you want war, we accept your offer unhesitatingly. We will either have a divided India or a destroyed India.